बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सबसे पहले जो जजों के इल्ज़ामात थे उस हवाले से कमीशन जो है वो उस पे एक रुकनी कमीशन बनाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो है उनको इस पे उनका नाम दे दिया गया है और वो इसमें जो है वो तहकीकात करेगा। इसमें ये सदाकत कितनी है, इस पे इल्ज़ामात कितने हैं, इसकी भी तहकीकात की जाएंगी और इन तमाम तर तहकीकात के दौरान उनको इजाज़त होगी वो किसी भी हाजिर सर्विस या गैर हाजिर सर्विस अफराद को बुलाकर तहकीकात कर सकेंगे और 60 रोज़ में ये रिपोर्ट जमा करवाने का पाबंद कर दिया गया है उनको। और दूसरी जानिब गुजरांवाला में 9 मई के हवाले से जो केसेस थे उसमें अदालत की जानिब से जो है 5-5 साल की सज़ा सुना दी गई। 51 मुल्ज़िमान को ये सज़ा सुना दी गई है, जिसमें 51 जो मुल्ज़िमान थे उनको मुजरिम करार दिया गया और इसमें 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसमें बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है उनको भी इसमें इन मुकदमात में शामिल किया गया था। सदर कैंट में ये जलाओ गिराओ तोड़फोड़ केस था और इसमें उमर अयूब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसमें शामिल हैं और जिनमें से 70 मुल्ज़िमान जो हैं वो मफरूर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप इसमें तस्वुर की जा रही है, जिसमें परवेज़ ज़िलाई साहब बिलखुसूस इसमें शामिल है और इसमें कुरैशी साहब जो हैं वो भी इसमें उनका नाम भी शामिल है। तो ये 70 ऐसे रहनुमा हैं जो मफरूर हैं, अदालती मफरूर हैं। और दूसरी जानिब 7 से 8 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान को IMF से अगर लेना है तो उसके लिए क्या क्या जतन करने होंगे, उसमें जो है वो पाकिस्तान IMF से 7 अरब डॉलर मांगने के लिए जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो इस हवाले से बिजली गैस को मज़ीद महंगा करना होगा और महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी ना करने की यकीन दहानी भी यहाँ पे करवानी होगी। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें वारिस रज़ा साहब हैं, रज़ा सैयद साहब हैं, सफ़ीना खान साहब हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जजों के हवाले से जो ख़त था उस हवाले से जो है वो कमीशन बना दिया गया और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो है ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। क्या समझते हैं किस तरह से इन मामलात पर तसद्दुक़ साहब जो हैं वो ग्रिप करते नज़र आएंगे? तसद्दुक़ जिलानी साहब एक बहुत सीनियर और बहुत ही नेक नाम और नामवर साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और इन सब के साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आलमी अदालत इंसाफ, उसमें भी एक मुअज़्ज़ज़ जज की हैसियत से, उसके मुअज़्ज़ज़ रुकन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यानी एक बैनुल-अक़वामी तजर्बा और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ज्यूरिस्ट हैं। तो मुझे यकीन है कि उनके नाम का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया गया होगा और इस वक्त ज़ाहिर है कि सूरत हाल इस तरह की है, स्कैंडलाइज करने का और चीज़ों को पोलिटिसाइज करने का इतना ज़्यादा रुझान है इस वक्त पाकिस्तान में अमूमी तौर पे, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे। तो हुकूमत के लिए और मेरा ख्याल है इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इसमें मशावरत भी शामिल है। तो उन दोनों के लिए जजेस तो बहुत सारे हैं रिटायर्ड, लेकिन ऐसे किसी जज का नाम का इंतखाब करना कि जो जिनकी शोहरत जो है वो दयानतदारी के हवाले से गैर मुतनाज़ा हो, तो मेरा ख्याल है अच्छी चॉइस है ये। और तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है इनको पीपल्स पार्टी जो है, जो मैं इनके बारे में यानी बायोग्राफी सॉर्ट ऑफ मैंने नज़र से गुजरी, तो पीपल्स पार्टी के दौर में हाई कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के दौर में इनकी एलिवेशन हुई और तहरीक इंसाफ ने इनको रिकमेंड किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। तो मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने टेन्योर्स में तसद्दुक़ जिलानी साहब को एलिवेट करती रही हैं, नॉमिनेट और एलिवेट करती रही हैं। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि PTI के लिए, PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी, तीनों जमातों के लिए तसद्दुक़ जिलानी साहब एक काबिल कबूल शख्सियत हैं और उनकी शोहरत, जैसा कि अभी पहले मैंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में भी सर्व किया हुआ है उन्होंने। तो आलमी अदालत इंसाफ जो है वहाँ पर सिर्फ वही जजेस जो है दुनिया के ममालिक के उनको मौका मिलता है काम करने का कि जो इंतहाई स्पॉटलेस करियर के हामिल होते हैं, जिनकी करियर में किसी किस्म के कोई तनाज़ात नहीं होते,
जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं होती, सिर्फ उनको ही मौका मिलता है आलमी अदालत इंसाफ में काम करने का। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चॉइस है। शायद मौजूदा जो दस्तयाब फिर विलिंगनेस भी देखनी होती है, जाहिर है जो रिटायर्ड जजेस हैं वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं और ज़िंदगी के उस हिस्से में होते हैं कि उनकी अपनी चॉइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर रिटायर्ड लाइफ के अंदर वो कोई हाई स्ट्रेस वाला काम कोई असाइनमेंट नहीं भी लेना चाहें तो उनको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि मारूजी हालात में एक बहुत अच्छी चॉइस है। तसद्दुक़ जिलानी साहब अब इस सारे मामले को सिंगल मेंबर कमीशन है ये, लेकिन उनके साथ मावनत करने के लिए उनके पास मुख्तलिफ वजारतों के जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दस्तयाब होगी। अब वो एग्जामिन करेंगे और किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन आगे लेके चलते हैं ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा। हम यकीनन फॉलो अप रखेंगे इसका, गाहे बगाहे इसकी जो प्रोग्रेस होगी, इसकी जो प्रोसीडिंग होगी, उसकी जो मीडिया में तलात आएंगी, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आएंगी, उसके ऊपर भी तजज़िया तबसरा हम करते रहेंगे। तो खुश आइंद है, मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूँ। और तसद्दुक़ जिलानी साहब के नाम पर इनिशियली कोई ऐसा किसी भी जानिब से कोई ऐसा क्वेश्चन या सवाल निशान भी सामने नहीं आया कि जिससे इस सारे मामले को क़ब्ल अज़ वक्त मुतनाज़ा बनाने की कोई कोशिश होती हुई नजर आए, तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। माजी में इस तरह की रवायात मौजूद है कि जब बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हुई हुई होती है इन्वायरमेंट, तो उसमें लोग जो है वो अक्सर शुरू से ही डे 1 से डे 0 से जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि जिससे ये तासुर चला जाता है कि कोई कंट्रोवर्शियल काम हो रहा है या कोई कंट्रोवर्शियल अमल हो रहा है। तो आई एम ग्लैड और ये अच्छी डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि ये कमीशन आगे किस तरह से प्रोसीड करता है और फिर जो शिकायत को निंदा जो जजेस हैं उनको भी जाहिर है सुना जाएगा, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनसे शायद हो सकता है उनसे शवाहिद भी मांगे जाए और उसके बाद फिर जो भी कमीशन की रिकमेंडेशन होगी वो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के माशरे में एक लैंडमार्क उसकी हैसियत होगी, इसलिए कि पहली मरतबा इस किस्म के इल्ज़ामात पर मबनी हाजिर सर्विस जजेस की तरफ से एक बाकायदा ख़त लिखा गया और उसके रद्द-ए-अमल में अब ये जो कमीशन है वो किस तरह से सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है कि इसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। अब इसमें मजीद कोई कंट्रोवर्सी तलाश करने की कम से कम इस स्टेज के ऊपर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं नजर आती मुझे। जी ठीक है, वारिस साहब है हमारे साथ। वारिस साहब फिल वक्त नहीं है। अच्छा रज़ा साहब, इसमें एक चीज़ कल वारिस साहब ने इसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने अपनी राय के मुताबिक इस बात को जो है उन्होंने शेयर किया। उन्होंने ये कहा था कि ये जो जजेस की जानिब से ख़त वाला मामला है ये जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसको ख़त्म होता हुआ वो देख रहे हैं। तो आपका इस हवाले से कोई नैरेटिव है कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, ये तो जाहिर है कि कंक्लूजन की तरफ जाने वाला मामला है और मामले का जिसे कहते हैं ना खात्मा बिल खैर, वो खात्मा बिल खैर वाली जो सूरत हाल है उसको आप कह सकते हैं कि खात्मा बिल खैर की तरफ चला गया है। तो खात्मा बिल खैर यही होता है कि लॉजिकल कंक्लूजन हो जाए। अब जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो एतराज़ात हैं, जो शिकायत हैं, उनको सुने बगैर और उनके ऊपर उनका तयन किए बगैर कि उनमें कितनी गहराई है, उनमें उनकी वेरासिटी क्या है, उनमें सच्चाई कितनी है और कितने उसमें कंसर्न्स ऐसे हैं कि जिनको इल्ज़ाम बाकायदा समझा जा सकता है और फिर उन इल्ज़ामात के ऊपर कमीशन की सिफारिशात क्या होंगी, ये है लॉजिकल कंक्लूजन। लेकिन हाँ, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, ये जो यानी इस तरह से जो देखा जा रहा है इस बात को कि कोई क़यामत नहीं आई, कोई आसमान नहीं गिरा, कोई भौचाल नहीं आया, कोई अफरा तफरी नहीं हो गई, कोई क्यास नहीं फैला, तो इस हिसाब से यकीनन अगर इस मफरूज़े को इस नज़र से अगर हम देखें कि अगर ये किसी की ईमा पे था, अगर ये किसी का प्लान था कि डिस्टेबलाइज किया जाए मुल्क को, डिस्टेबलाइज किया जाए इंसाफ के निज़ाम को और इंसाफ के निज़ाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान लगाया जाए,
तो यकीनन उस हिसाब से इसको यानी मैं इत्तेफाक करता हूँ वारिस साहब के इस तजज़िये से कि ये मामला जो है ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बज़ाहिर अगर इसके पीछे कोई साजिशी थ्योरी थी तो वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ उससे। जी ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, इसमें एक चीज़ कल भी जो है वो ज़ेर बहस रही, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सदर जो बाइडन की जानिब से ख़त लिखा गया, उसको कल भी हम ज़ेर बहस लाए। वारिस रज़ा साहब ने उस पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मैं आज इस वजह से उसको कोट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज 2003 30 मार्च को डॉक्टर आफ़िया सदीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनको जो है बाद में कुछ अरसा बाद 5-7 साल बाद 3 साल बाद पता चला कि वो अब यहाँ पे नहीं, अमेरिका में उनको पहुँचा दिया गया। और इस पे जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहले उस टाइम पे भी आवाज़ उठाई गई। तो ये अभी कल भी ये चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस रहीं कि ये अभी भी पाकिस्तान जो है वो उस तरह से कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेगा जिस तरह से अब जो बाइडन की जानिब से ख़त आया और उसको खुशाइंद करार दिया गया। लेकिन उससे कुछ दिन पहले मैथ्यू मिलर जो हैं तर्जुमान अमेरिका के, उनकी जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ बयानात सामने आए और इसी तरह से दीगर जो ड्रोन के हमलों से लेकर और भी जो पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तान को जो है वो कंट्रोल करने की सिचुएशन नज़र आती रही। तो अब जो है, अब पाकिस्तान अगर इन मामलात में जाता है तो कोई कंडीशंस होंगी या फिर बस आमीन किया जाएगा? देखिए, एक से ज्यादा पहलू हैं। ये जो खत जिसका जिक्र किया गया सदर बाइडन की जानिब से, जो शहबाज शरीफ साहब के नाम एक मकतूब आया है, इसके एक से ज्यादा पहलू हैं। एक पहलू तो एक रिवायती पहलू है कि दुनिया भर में ये एक डिप्लोमेटिक रिवायत है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन के बाद या जो भी इक़्तिदार की मुंतकिली का तरीक़ेकार है वहाँ पर राय, उसके बाद जब भी एक नई हुकूमत का क़याम अमल में आता है या कोई नया सदर या नया वज़ीर आज़म जो है वो अपने मनसब पर फायज होता है, तो उसको जो गुडविल जिन ममालिक के साथ, दोस्ती जिन ममालिक के साथ, अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात जिन ममालिक के साथ होते हैं, वहाँ से लाजमी तौर पर खैर सगाली के पैगामात का तबादला होता है, वेलकम किया जाता है, कांग्रेचुलेशंस की जाती है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है कि इसका तयन जो है वो इस हिसाब से होता है कि क्या सहूलत है और किस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है। हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो हमें जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीबी जो ममालिक हैं, जिसमें चीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, हत्ता के पड़ोस में आपके जो ममालिक दीगर हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, कुवैत वगैरह है, तो वहाँ से फौरी तौर पर हमने देखा कि उनके सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलिकत की तरफ से राब्ता किया गया पाकिस्तान से और मुबारकबाद पेश की गई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर। तो इसी तरह से जो सदर अमेरिका हैं, जो कि अमेरिका के यानी अमेरिका की हुकूमत के आला तरीन वो ओहदेदार हैं, तो उनकी जानिब से भी शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का टेन्योर शुरू होने के बाद ख़त आना जो है वो एक जिसे कहना चाहिए ना, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात है। वो एक सिफारती जो आदाब हैं उसके मुताबिक वो एक बात है, नंबर एक, पहला पहलू तो ये हो गया उसका। अच्छा, दीगर जो इसके पहलू हैं वो हमारे थोड़े से डोमेस्टिक भी, उसके अंदर डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं थोड़ी सी। बात ये है कि हम ये बात देख रहे हैं कि पिछले कई माह से, बल्कि कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, लॉबिंग कर रहे हैं लोग, और इन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्होंने जो है वो इकट्ठा करके और खर्चा किया है। और ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत जो बाअसर ममालिक समझे जाते हैं दुनिया के, उनमें ये कैंपेन कर रहे हैं। और इनकी कैंपेन का जो फोकस है वो ये है कि बकौल इनकी जमात के साथ जो है वो पाकिस्तान में गैर मसावियाना सलूक हो रहा है, और इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो बानी हैं, उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म होने के बाद से जो एक अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर एक खलफशार की सूरत हाल पैदा हुई। ज़ाहिर है, वाज़ेह है ये बात कि तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद के तहत जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसको उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया, और
उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू किया, जो पाकिस्तान के अंदर भी चलता रहा और पाकिस्तान से बाहर भी उसको वो ले गए। अब उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो कैंपेनिंग हुई है बाकायदा। तो उसके नतीजे में आए रोज खबरें बनती रही और एक से ज्यादा मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग्स होती हैं, जिसके अंदर अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने आकर और वो हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करते हैं मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर। तो उसमें कई मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने पैसे खर्च करके सवाल डलवाए वहाँ पे। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, सहाफ़त दुनिया भर में गो के दयानतदारी और ईमानदारी से की जानी चाहिए और तासुर भी यही दिया जाता है कि हर मीडिया आउटलेट या हर जर्नलिस्ट जो है वो प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो पैरामाउंट होता है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एडिटोरियल पॉलिसी पर या कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनकी एक्टिविज्म को फ्यूल फराहम करता है। तो हमने देखा कि कई मरतबा ऐसा हुआ, खास तौर पर ARY के जो नुमाइंदे हैं अमेरिका में, वो उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा मेरी नज़र से गुजरा कि उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से बाकायदा सवाल पूछा और उनकी तवज्जो दिलाई जानिब कि जी पाकिस्तान में जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहा है उसके ऊपर आप जो है वो क्या आपका मौक़िफ़ है वगैरह वगैरह, या इमरान खान साहब को जो साइफर की मुबैना साजिश करके उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इन्हीं कई मरतबा उनके मुंह में निवाला बना के ये सवालात डालने की कोशिशें की गई, जिसमें ARY नेटवर्क सर फहरिस्त है और उसके अलावा कुछ प्राइवेट मीडिया और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया की जो है वहाँ पर उनको ताउन हासिल रहा। अच्छा रज़ा साहब, तो इसमें इसी पहलू के इसी तनाज़ुर के हवाले से मैं जो है थोड़ा सा आपको इस पे जानना चाहूँगा। डॉक्टर आफिया सदीकी साहब 21 साल हो चुके हैं। 2003 में उनको गिरफ्तार किया गया और फिर 3 साल के बाद जाके पता चला कि वो बेग्राम जेल में हैं और उसके बाद वो अमेरिका पहुंच गई और पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो है वो इस मामलात पर बातचीत तो की गई है लेकिन कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई। मजीद आप क्या देखते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का क्या कसूर क्या था? देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है ना, ये बहुत, इसको मीडिया कवरेज मिली है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका मीडिया एक्सपोजर हुआ है और होता यही है, अगर आप अमेरिका की जेलों का जायजा लें जाकर और वहाँ आदाद शुमार हासिल करें कि अमेरिका की जेलों में इस वक्त कितने लोग कैद हैं और पाकिस्तानी शरीयत के हामिल कितने लोग अमेरिका की जेलों में कैद हैं, तो आपको एक बड़ी तादाद मिलेगी जिसमें पाकिस्तानी मर्द भी होंगे, पाकिस्तानी खवातीन भी होंगी जो वहाँ पर कैद होंगे मुख्तलिफ जराइम में, उनको या तो अंडर ट्रायल होंगे या कन्विक्टेड होंगे। अच्छा, अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला ज्यादा खबरों में क्यों रहा, उसका पस मंजर उसकी वजह है क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो जिस जमाने में उनकी गिरफ्तारी हुई और जिन इल्जामात के तहत उनको अरेस्ट किया गया और फिर जिस किस्म के हालात की रिपोर्टिंग हुई और जिससे उनको, यानी जिन हालात से वो गुजरी खास तौर पर बगराम में, अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी और बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया। अच्छा, अब जाहिर है मीडिया का काम होता है किसी भी खबर को जो न्यूज़ वर्दी हो उसको आवाम के सामने रखना। तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये एक न्यूज़ वर्दी सिचुएशन थी और जाहिर है उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो गो के अमरीकी शहरी हैं और लेकिन उनका एक जो बैकग्राउंड है वो जिहादी तंजीमों से जुड़ा हुआ है और फिर पाकिस्तान में उनकी जो फैमिली है उनका एक मजहबी सियासी जमात से गहरा ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का अपना अपना इन्फ्लुएंस होता है और उस इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर फिर मीडिया पर भी और राय आमा पे, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी उसके असरात होते हैं। तो अब अगर अमेरिका की जेल में आपको ऐसे पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे मर्द खवातीन के जिनका पाकिस्तान में कोई नामलेवा नहीं है या जिनका पाकिस्तान में किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है या जिनका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनका तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा, उनके बारे में कभी खबर भी नहीं छपेगी। लेकिन आफिया सिद्दीकी का जो पस मंजर है
उसमें जैसा कि मैंने नाम लिए बगैर जिक्र किया कि शिद्दत पसंदी का भी बैकग्राउंड रहा और मजहबी सियासी जमात का भी बैकग्राउंड है। तो इसलिए आफिया सिद्दीकी के बारे में पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज की और यकीनन उस मीडिया ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया कि जो राइट विंग का मीडिया कहलाता है। काश इस वक्त वारिस साहब लाइन पे होते तो वो बहुत ही यानी जिसे कहते हैं कि बहुत तफसील के साथ और बड़ी वजाहत के साथ रोशनी डालते कि पाकिस्तान में राइट विंग मीडिया जो है वो किस तरह से ऑपरेट करता है और किन मकासद के हुसूल के लिए राइट विंग मीडिया काम करता है। तो वो ये सारे पहलू हैं उसके। मैं बहुत मोहतात अल्फाज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मीडिया का काम होना ये चाहिए कि वो फैक्चुअल पोजीशन को रिपोर्ट करे। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत अमेरिकी अदालत से सजाई याफ्ता हैं और अमेरिका की जेल में अपनी जो सजा है उसकी कर रही हैं। ये है फैक्चुअल पोजीशन। अब इसके अंदर एंगल आप जो चाहे बना लें। अगर आप इसको ये एंगल देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की बेटी है, तो यानी ये वाला एंगल जो दिया गया है पाकिस्तान की बेटी अमेरिका की जेल में, तो ये एक कोई बड़ा यानी सेंसेशनल किस्म का टॉपिक है और इसमें कोई बड़ा गैरत ईमानी को इंगेज करने का जो है वो तस्वुर है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से पाकिस्तानी शहरियों को इस किस्म के नारों से और इस किस्म की बातों से इंगेज करने का जो सिलसिला है वो बड़ा पुराना है और उसमें राइट विंग का मीडिया जो है वो हमेशा से अपना किरदार अदा करता है। तो वो मामला जब उठेगा तो वो राइट विंग मीडिया जो है उसको डिस्कस करेगा और उसको बड़ी खबर बनाएगा। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो तब्दील नहीं होने वाली उससे। जो 80 साल या पता नहीं 88 साल की उनको सजा हुई है वो अमेरिकी अदालतों ने दी है उनको सजा, पाकिस्तानी उसमें कोई निजाम का ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन सजाओं में कोई तब्दीली होगी या उसमें कोई तखफीफ होगी तो वो अमेरिकी निजाम अदल के जरिए ही मुमकिन होगा। वहां पर किसी और मुल्क की अमलदारी नहीं है। मतलब वो वहाँ पाकिस्तान के कानून से या किसी की हमदर्दी की बुनियाद पर या किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर उनकी जो सजा की कन्विक्शन है उसमें कोई रद्दो बदल जो है वो अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा वारिस साहब, गुजरांवाला में 9 मई केसेस के हवाले से 51 मुजरिमान को सज़ा सुना दी गई और इसमें 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसमें 70 ऐसे मुल्ज़मान हैं जो अदालती मफरूर हैं और इसमें सीनियर रहनुमा, सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इसमें शामिल है और इस पे जो कारकुनान को जिनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी उनमें और जो मफरूर हैं अदालती उनमें रिकवर करने में रियासत जो है वो क्यों उस तरह से फिर अमल पैरा नहीं हो सकी कि वो बाहर दनाते फिर रहे हैं लेकिन आम शहरी या कारकुनान जो उसमें मुलव्वस थे उनको सज़ाएँ सुना दी गई। रजा साहब आपसे। जी जी बिल्कुल। ये जो सजा सुनाई गई है 5 साल की, मेरा ख्याल है मेरी नजर से गुजरी 5 साल की सजा दी गई है 51 अफराद को। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपका सवाल क्या है इसमें? इसमें मेरा कहने का सवाल ये है कि 70 अदालती मफरूर हैं जिसमें सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शामिल है और उनको जो है वो रिकवर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जो 51 मुल्ज़मान थे उनको मुजरिमान करार देते हुए 5-5 साल की सज़ा इसमें सुना दी गई है। तो वो 70 और 51 ये कोई डिफरेंस है, इनकी क्लास में डिफरेंट है या वो उस तरह से मुलव्वस नहीं थे उस तमाम तर मामलात में जो सदर कैंट गुजरांवाला में हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, जलाओ घिराव केस था? अच्छा देखिए, इसको बात यह है कि फैसला देखकर, फैसले को पढ़ के इसके ऊपर सही मायनों में जो सही तबसरा होगा ना, सॉलिड तबसरा, वो होगा फैसला पढ़ने के बाद कि फैसले में क्या लिखा है। अब इसकी जो बात आपने, जो सवाल आपने पूछा, जो मुझे समझ में आया वही समझ में आया कि जो लोग ज़ेरे हिरासत थे उनके ऊपर तो सजा हो गई, जो मफरूर है उनका क्या होगा, मेरा ख्याल है ये सवाल है आपका। तो मफरूर हैं और वो क्यों मफरूर हैं, उनको रियासत क्यों नहीं रिकवर कर पा रही, क्यों नहीं उनकी गिरफ्त कर पा रही? बिल्कुल, ये जो लोग मफरूर हैं, इसमें फैसला नहीं पढ़ा मैंने, इसलिए मैं मफरूर के बारे में क्या लिखा है फैसले में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमूमी तासुर की बात कर रहा हूँ कि जो लोग मफरूर होते हैं ना, वो अदालत का काम नहीं होता पकड़ना। अदालत का काम होता है दलाइल और सबूत और शवाहिद की रोशनी में फैसला करना।
पकड़ने का काम जो है वो रियासती एहलकारों का होता है। पुलिस पकड़ती है या और कोई अगर कानून नाफिज करने वाला लॉ इन्फोर्समेंट अगर उसमें उसको टास्क किया जाता है तो वो पकड़ के लेके आता है। अदालत का काम पकड़ना नहीं होता। अदालत का काम तो ये है कि उसके सामने जिन लोगों को, जिन शवाहिद को और जिन दलाइल को रखा गया है वो जो है ना उसके ऊपर अदालत फैसले दे देती है। तो अगर 71-70 लोग जो हैं वो मफरूर हैं तो उन मफरूर लोगों को पकड़ के कानून के दायरे में लाने की जिम्मेदारी मेरी ओरिएंटेशन के मुताबिक जो है वो बनती है रियासती एहलकारों की, अदालत की नहीं है। हाँ, अदालत डायरेक्टिव दे सकती है। अब मुझे क्योंकि फैसला नहीं पड़ा तो मैं कह नहीं सकता। अदालत वाज़ेह डायरेक्टिव दे सकती है कि फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए या मजीद कोई किसी तहकीकात में डाला जाए। ये हो सकता है कि अदालती फैसले में कहीं इस बारे में कुछ लिखा गया हो, तो वो मैं नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा रज़ा साहब, इसमें आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान जो है वो 7 अरब जो डॉलर है वो मांगने के हवाले से बातचीत कर रहा है। तो इसमें जो मज़ीद सख्त शराइत हैं वो भी सामने आएंगी। रज़ा साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये आईएमएफ के हवाले से जो पाकिस्तान जो है 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना चाह रहा है और इस हवाले से किन किन चीज़ों को जो है वो किस पैकेज के बिना पर बनाना पड़ेगा, क्या क्या यकीन दहानियाँ करवानी पड़ेंगी, इन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बात करेंगे जो पाकिस्तान ने आईएमएफ से अगर 7 अरब डॉलर के कर्ज की जो है वो डिमांड करता है तो उसमें क्या जतन करने होंगे। 7 से 8 अरब डॉलर का कर्जा लेना है तो फिर नया जो आईएमएफ के प्रोजेक्ट है उसकी नई शर्तों पर उस पे जाना पड़ेगा और इसमें बिजली गैस इसको मज़ीद महंगा करना पड़ेगा और इसमें महंगाई में कमी आने तक जो शरह सूद है उसमें कमी ना करने की भी यकीन दहानी करवानी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ कुछ वैसे भी अब जो है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले से ही आवाम पे जो है वो काफ़ी बोझ पड़ चुका है और अब आईएमएफ के प्रोग्राम जो हैं, आईएमएफ के जो इनकी शराइत पर मबनी प्रोग्राम्स को अगर आपने लेना है तो फिर शराइत मानना पड़ेंगी। उसमें बिजली गैस की मज़ीद जो है वो महंगा करनी पड़ेंगी। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ रहा है। तो 7 अरब डॉलर का जो है वो पैकेज लेने के हवाले से सोचा जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी जो बजट का खसारा है उसको मिटिगेट करने के लिए आईएमएफ से कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ रही है और इसमें आदाद-ओ-शुमार हैं। आप कुछ का आपने जिक्र किया, कुछ और आदाद-ओ-शुमार भी हैं। 7 अरब डॉलर या इससे मिलती जुलती कोई रकम। आईएमएफ समेत दुनिया के जितने भी कर्ज देने वाले अफराद या इदारे हैं उन सब का एक ही स्टाइल होता है और वो ये होता है कि जिसको कर्ज दिया जा रहा होता है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और उसके फाइनेंशियल पोटेंशियल को देख के कर्ज दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक नौजवान एंकर हैं, आप एक बैंक से रब्ता करते हैं और आप बैंक से कहते हैं कि जी मैं कार खरीदना चाहता हूँ और मुझे कार के लिए लोन चाहिए। तो बैंक वाले जो हैं वो आपकी कार लोन की दरख्वास्त को प्रोसेस करेंगे। आपकी उसमें वो आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपके अखराजात और आपकी कर्ज वापस करने की सलाहियत को असेस करके आपको लोन अप्रूव कर देंगे। यानी वो जो लोन आपको अप्रूव होगा वो आपकी मौजूदा फाइनेंशियल स्टेटस, आमदनी, अखराजात और उम्र वगैरह इन तमाम फैक्टर्स को पेश नज़र होगा। आपको रोल्स रॉयस का खरीदने का लोन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको जो लोन मिलेगा वो ऑल्टो खरीदने का मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अभी आप अपने करियर के इब्तदाई हिस्से में आपकी जो भी मुमकिन आमदनी होगी वो ऑल्टो के लोन के हिसाब से शायद अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे, उसी बैंक से आप कहेंगे कि नहीं जी मुझे आप ऑल्टो के नहीं, मुझे आप सिविक के लिए लोन दे दें या मुझे और इससे कोई लैंड क्रूजर के लिए लोन दे दें, तो वो रिफ्यूज कर देंगे आपको, कहेंगे नहीं आपको नहीं दे सकते। आपकी अभी जो अपनी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है और जो आपकी आमदनी है वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम इतना बड़ा लोन आपको दे दें। तो आईएमएफ पाकिस्तान को जो 7 अरब डॉलर के लोन की बात हो रही है
उसमें इन तमाम पहलुओं का जायजा मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमी के लेवल पे लिया जाता है कि जो मुल्क है उसकी ज़रूरत क्या है, जो मुल्क है उसके अपने वसाइल क्या हैं, उसकी अपनी ओरिजिनल आमदनी क्या है, कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, आमदनी अगर जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो क्यों कम है, इन सब चीज़ों का जायजा। उसके बाद फिर IMF आपको टेबल पे लेके बैठता है और वो आपको बताते हैं कि जी ठीक है, हम आपकी फौरी ज़रूरत के पेश नज़र आपको इतनी रकम दे सकते हैं, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका जो रेवेन्यू है वो मिसाल के तौर पर इतने अरब का होना चाहिए, और लेकिन वो 20% या 30% या 40% कम हो रहा है उससे रेवेन्यू कलेक्शन। तो फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो कमी है, जो शॉर्टफॉल है, उसे कैसे पूरा किया जाए। आपके निज़ाम में अगर कहीं झोल है, कोई कमजोरी है, कोई वीकनेस है, तो उसकी निशानदेही करते हैं। आपके निज़ाम में अगर कुछ चीज़ों की कीमतों से वो मुतमईन नहीं होते इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो उसके ऊपर वो निशानदेही करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं पेट्रोल की। पेट्रोल जो है ये दुनिया भर में, अगर आप दुनिया के तमाम मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों का इंडेक्स देखें, जो कि आप अब आसानी गूगल करने पे इंटरनेट पे दस्तयाब मिलता है, तो आपको पता चलता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में, चंद एक को छोड़ के, सिवाय कि जहाँ खुद तेल पैदा होता है, यानी तेल पैदा ना करने वाले जो ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे, उन ममालिक में पाकिस्तान में तेल की कीमत सबसे कम है आज भी। और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन $1 के बराबर कीमत में मिल रहा है, यानी जो अमेरिकी डॉलर की इस वक्त रुपए के साथ एक्सचेंज वैल्यू है, तकरीबन उतने का ये लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब ये अगर आप इसको अमेरिका से कंपेयर करें तो खुद अमेरिका के अंदर आपको जो पेट्रोल है वो $1.5-2 फी लीटर के हिसाब से बिकता हुआ नजर आता है। तो IMF जो है वो इस चीज की निशानदेही करता है, वो आपको कहता है कि जी आपके यहाँ पेट्रोल बैनुल अक़वामी कीमतों के मुकाबले में निस्बतन सस्ता बिक रहा है, इसलिए आपके पास गुंजाइश है कि आप पेट्रोल पे 40-50 रुपए बढ़ा दें, ताकि आपको पेट्रोल की आमदनी से, पेट्रोल की सेल की आमदनी से इतने अरब का इजाफी रेवेन्यू जमा हो जाए, उससे आपके जो शॉर्टफॉल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो एनर्जी प्राइस पर सबसे पहले IMF की कदगन लगती है, सबसे पहले बिजली गैस पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली गैस और पेट्रोल जो सेल हो रहा है वो इंटरनेशनली थोड़ा सा उसकी कीमतें कम है। बहुत ही चंद ही ममालिक होंगे दुनिया के ऐसे कि जहां पर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता बिकता होगा, सिवाय उन ममालिक के कि जहां पैदा होता है। ईरान में बहुत सस्ता है पेट्रोल, सऊदी अरब में भी सस्ता है, कुवैत में भी सस्ता है, UAE में भी सस्ता है, लेकिन उनसे हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां पर वो तो तेल पैदा करके तेल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, तो उनके यहाँ तो उनकी अपनी प्रोडक्ट है तेल, इसलिए नहीं। आप इंडिया से कंपेयर कर लें, क्योंकि इंडिया का पेट्रोल हमसे महंगा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म ऑफ रुपीज नहीं, इन टर्म ऑफ डॉलर। इंडिया का पेट्रोल हमसे महंगा है, श्रीलंका का पेट्रोल हमसे महंगा है, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश का पेट्रोल भी हमसे महंगा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और यूरोप का और बर्तानिया का पेट्रोल तो हमसे दुगना महंगा है, यानी तकरीबन डबल कीमत के बराबर है। तो IMF आपको उस तरफ लेके जाता है, और वहां पर वो आपकी कॉस्ट जो है ना, वो सिंपली आपको ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आपके मुल्क में पेट्रोल सस्ता बिक रहा है, इसको आप इसकी कीमत बढ़ाइए और अपने लॉस को कवर कीजिए। अब उसके नतीजे में होंडा 70 वाला रुल जाता है, ये हमारी हकीकत है। ठीक है वारिस रजा साहब, IMF के हवाले से 7 से 8 अरब डॉलर का जो है वो कर्ज लेने का पाकिस्तान सोच रहा है, और उसमें जो नया पैकेज है, नया प्रोग्राम है, उस हवाले से यकीन दहानी करवाना पड़ेगी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, हालिया पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा जो है वो मतवक्के किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अवाम पे मजीद बोझ पड़ता हुआ दिखाई देगा? वक्त कम है, बस इसको थोड़ा सा जो वाइंड अप कर दीजिएगा वारिस साहब। जी मैं कह रहा हूँ कि काफी हद तक जो है इसकी डिटेल जो है ना वो आपको रजा साहब बता चुके हैं। अच्छा, मैं इस रजा साहब की बताई हुई बातों के पेश नजर मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान के रुपये को जो है यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करते हैं, तो क्या ये जो है मुनसिफाना अमल है? क्या ये दुरुस्त अमल है? IMF की हवाले से मैं बात
मैं समझता हूँ कि ये ना मुनसिफाना अमल है ना दुरुस्त अमल, बल्कि पाकिस्तान जो है एक तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। तो लिहाजा IMF जब इंडेक्स में आती है तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में तो शामिल नहीं करती है। अगर अगर वो ये कंपेयर करना चाहती है कि पाकिस्तान की कीमतें यूरोप और अमेरिका या बांग्लादेश या इंडिया से डॉलर के एवरेज जो है ना कम है, तो फिर पाकिस्तान को तो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आके IMF जो है वो वही सरमायादारी का जो भयानक चेहरा है, सरमायादारी का जो भयानक रूप है, जो कि अवाम की लूट खसूट से बनाया गया है, IMF भी और तमाम यूरोप के ममालिक के सरमायादार जो लूट खसूट करते हैं, तो ये तो बहुत ही एक अजीब सी सूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप कर्जा हासिल करें और कर्जा हासिल करने, हाँ, आप IMF का मसला ये होना चाहिए कि आप कर्जा वापस कैसे करें। अब वापस कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की हुकूमत पर आप मुनहसिर करें। और पाकिस्तान की हुकूमत अगर उस पर फेलियर हो जाए, अगर वो नाकाम हो जाए, तो यकीनन आप की जो है वो ये शर्त समझ में आती है कि आप उस पर जुर्माना आयद करें या आइंदा कोई सैंक्शन लगा दें। लेकिन ये कि ये करें और वो करें और वो फलाना करें और ढिमाका करें, यानी पाकिस्तान के इलीट को, पाकिस्तान के सरमायादाराना तबके को, पाकिस्तान के अवाम के खून चूसने वाले तबके को ही आप रिलीफ देना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि IMF समेत हमारी हुकूमतें, हमारी हुकूमत का इलीट क्लास, ये असल में अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर है। इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि सरमायादार बुनियादी तौर से अवाम का खून चूसता है और वो खून चूस कर सरमायादार बनता है, बगैर अवाम के इस्तेसाल के, बगैर अवाम के मेहनत को जो है वो गसब करके, उसकी मेहनत का इस्तेसाल करके वो सरमायादार नहीं बन सकता। मेरा सवाल ये है कि मैं IMF से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो आप ये दावा कर रहे हैं, मैं IMF में आज मेरी क्रिटिसिज्म है कि आज ये दावा कर रहे हैं कि जनाब आप इतने सखी दाता बने हुए हैं कि जनाब आप जो है एक तरक्की पजीर मुल्क को दलदल से निकालना चाहते हैं, तो क्या ये अवाम को दलदल से निकालने का दुरुस्त तरीका है या नहीं है? ये अवाम को सोचना है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब तक अवाम में सियासी शऊर नहीं आएगा, जब तक अवाम में जमहूरी राय का जो है तस्वुर नहीं होगा, जब तक अवाम में अकीदा परस्ती, ये जो हमारे यहाँ इमरान खान ने जो अकीदा परस्ती पैदा की है, जो पाकिस्तान के अवाम को गैर सियासी किया है, पाकिस्तान के पूरे अमल को गैर सियासी किया है, जो कि इलीट क्लास का तकाजा है। इलीट क्लास चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम गैर सियासी रहें ताकि अपने हुकूक इन सरमायादारों के जो पंजे हैं, इन सरमायादारों के जो निहत्ते जो हमारे ऊपर हाथ हैं, उनसे वो जो है ना नबर आजमा ना हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF समेत तमाम दुनिया के सरमायादार तरक्की पजीर ममालिक के अवाम के इस्तेसाल का बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता नहीं तो बिलावास्ता जरूर जो है इस्तेसाल का एक जरिया है। और ये इस्तेसाल का जरिया आपस में जो है ना म्यूजिक चेयर के खेलता रहता है। पाकिस्तान के जो इलीट क्लास है, जो कि इख्तिदार का सिंहासन पर बिठा दी जाती है, वो भी हमारे अवाम को इस्तेसाल करके, और IMF ये क्यों नहीं कहता कि अवाम को इब्तिला से निकालने के जो है ना ये मुमकिन तरीके हैं? ये क्यों कहता है कि अवाम पर ये टैक्स लगा दिया जाए? वाई? क्यों? अवाम, ये इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा बुनियादी किरदार जो पूरी दुनिया का इस्तेसाल का, अवाम के इस्तेसाल का है, वो IMF है। जब तक इस IMF से छुटकारा हासिल नहीं किया जाएगा अवाम के सतह पर, अवाम की
जो है ना मुजाहिमत की सतह पर, अवाम की जमहूरी जद्दोजहद की सतह पर, उस वक्त तक ये मुल्क या कोई भी तरक्की पजीर मुल्क के अवाम अपना माशी, सियासी और जमहूरी हक नहीं ले सकते। जी बहुत शुक्रिया वारिस रज़ा साहब, रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम तर मामलात हैं, IMF के हवाले से शराइ जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसमें बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और शरह सूद में कमी ना करने के हवाले से यकीन दहानी करवानी पड़ेगी और इसमें किस तरह से आवाम को जो है ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।